मोदी के प्रति मुस्लिम समाज भी बहुत उनको पसंद करने लगा है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो अवसर होता है, क्योंकि जब आप उस समय देखते हैं कि जुबेर जी क्या होता है कि जब कोई काम करते हैं तो मिशन तय होता है। जब आप परीक्षा देते हैं तो आपको लगता है कि 100 में से मेरे कम से कम 90 अंक तो आना ही चाहिए। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पधार रहे हैं। यहां उनका भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो होने वाला है। इसी रोड शो को लेकर हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक कृष्णमोहन झा साहब से। कृष्णमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जुबेर जी। दोस्तों, जैसा कि पता है कि लोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी के भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। वे पिछली दो बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन एक बार महापौर रह चुके हैं। ज्यादा मेरा सवाल यही है कि भोपाल जो लोकसभा सीट है 40 साल से बीजेपी के कब्जे में है। लगातार 40 साल से भाजपा का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतता आ रहा है। फिर ऐसी क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री को जो भाजपा का गढ़ माना जाता है वहीं पर रोड शो करना पड़ रहा है? कहीं आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को ऐसी जगह पर रोड शो करना चाहिए, ऐसी जगह जनसभा करना चाहिए जहां पर भाजपा का प्रत्याशी कमजोर है? देखिए, जुबेर जी, ये सवाल आम मानस में हो सकता है। ये सीट आप देखते हैं कि आपने खुद ही कहा कि 40 साल से भाजपा के कब्जे में है और भाजपा का मजबूत गढ़ है। आप देखिए कि यहाँ की जो लीड होती है वो 4 से 5 लाख से कम नहीं हुई है और इस बार जो यदि संभावना हम देखते हैं तो 5 से 6 लाख से ज़्यादा की लीड रहेगी। दूसरा ये कि कांग्रेस के पास आज प्रत्याशी का टोटा लगा हुआ आप देख रहे हैं लगातार। दिग्विजय सिंह जी जो चुनाव लड़े थे, जबकि दिग्विजय सिंह जी बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो उनकी जो हार थी पिछले बार लगभग 4.5 लाख वोट से वो हारे थे। तो ये पूरे देश के लिए अचंभित करने वाली बात है। और रही बात आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी को यहाँ क्यों आना चाहिए, तो उसके पीछे कारण ये है कि कल वो सागर आ रहे हैं, बैतूल में उनकी सभा है। उसके साथ ही जब राजधानी में कोई काम हम करते हैं तो अगल बगल की सारी सीटों पे एक मैसेज जाता है, पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाता है और यही वजह है कि उनको कल आ रहे हैं और 1 घंटे वो यहाँ करेंगे और लगभग 1 किलोमीटर का उनका रोड शो है जो एक भव्य रूप से मनाने की तैयारी बीजेपी ने की है। जैसे आज आपको ध्यान है कि आज मुख्यमंत्री ने बताया कि क्या उनकी रणनीति रहेगी। 200 मंच के माध्यम से उनके स्वागत गेट बनाए गए हैं, हर जगह पे स्वागत होगा। तो मध्य प्रदेश के खासतौर पे जो हृदय स्थल है भोपाल, यहाँ के लोग उनके साथ आने को तैयार बैठे हैं। दूसरा ये देखिए कि आप एक देखते हैं कि जो इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या भी यहाँ बहुत है। तो मोदी जी की इस यात्रा से एक ये है कि ये जो जीत का जो अंतर है ये काफ़ी और डिफरेंस पैदा हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल तलाक के बाद और ये सारी चीज़ों के बाद एक माहौल जो सकारात्मक माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे देश के अन्य राज्यों की बात हो, तो एक मोदी के प्रति मुस्लिम समाज भी बहुत उनको पसंद करने लगा है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार भोपाल आते रहे, लेकिन उनके ज्यादातर कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में होते हैं, आम सभा के रूप में होते हैं। अभी विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह अपने रोड शो किया था। पूर्व में जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने रोड शो किया था। नरेंद्र मोदी जी पहली बार भोपाल में, राजधानी भोपाल में रोड शो कर रहे हैं। पहली बार उनको आम जो जनता है, आम मतदाता, उनसे रूबरू होने का करीब से मौका मिल सकता है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो अवसर होता है, क्योंकि जब आप उस समय देखते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं, लेकिन अभी जब वो हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं, निश्चित रूप से पीएम कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे हैं, तो एक अलग माहौल रहता है। उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं, लेकिन अभी उस ढंग का प्रोटोकॉल नहीं होगा। और रही बात आपने कहा कि आम सभा की, क्योंकि आम सभा कार्यक्रम रोड शो का कार्यक्रम है, तो इसीलिए जो है एक पूरा क्षेत्र जो है वो बीजेपी ने डेवलप किया है। आप देखेंगे कि वो मालवीय नगर से शुरू होकर के नान के पेट्रोल पंप, मेजर नान के पेट्रोल पंप तक जाएंगे। 200 मंच बनाए गए हैं, विविध समाज के लोग, विविध संगठन के लोग ये मोदी जी के स्वागत के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं और वो उस ढंग से लगे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लोग आतुर दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी के पास, नरेंद्र मोदी जी से पहली बार करीब से देखने का मौका मिलेगा, रूबरू होने का मौका मिलेगा। एक और जो सवाल है कि मिशन 29 जो पिछली बार भी बीजेपी का था, एक मिशन 29 पहले भी था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य कांग्रेस में थे। अब फिर एक बार लोकसभा चुनाव में मिशन 29 का करा होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं। 28 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन एक सीट जीतने से भाजपा रह गई थी, वो थी छिंदवाड़ा सीट। क्या इस बार मिशन 29 पूरा होगा, सक्सेस होगा? देखिए जुबेर जी, क्या होता है कि जब कोई काम करते हैं तो मिशन तय होता है। जब आप परीक्षा देते हैं तो आपको लगता है कि 100 में से मेरे कम से कम 90 अंक तो आना ही चाहिए, तो उस दिशा में आप काम करते हैं। क्योंकि जब तक के हाईएस्ट चीज़ों को नहीं सोचेंगे तो हमारा जो अचीवमेंट होता है वो कम हो जाता है।
तो निश्चित रूप से जब 28 सीट पे बीजेपी है तो उसको लगता होगा कि 29 सीट उसको प्राप्त होना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार जिस ढंग से पूरा घेराबंदी की गई है छिंदवाड़ा की भी, तो ऐसा ना हो कि वहाँ की सीट भी जो है वो भाजपा के हाथ में आ जाए। अब की बार 400 पार, फिर एक बार फिर मोदी सरकार, ये नारा दिया गया था। पिछली बार भी 400 के लगभग का नारा दिया गया था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में ये नारा पूरा नहीं हुआ। नहीं, पिछले बार आप ध्यान दीजिए, पिछली बार का नारा नहीं था, 2019 में 400 पार का नारा नहीं दिया। पहली बार इस बार जो है उत्तर प्रदेश में ये बात आई और वहाँ से नारे की शुरुआत हुई 400 पार। मैंने इसके लिए भी यही कहा कि जब आप मैक्सिमम सेट करते हैं तो मिनिमम तो आपको जाना ही जाना है। तो मैक्सिमम में आप जब काम करेंगे 400 सीट की बात करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता पूरे देश में ढंग से लगा हुआ है, तो 400 सीट लाने का लक्ष्य जब मोदी जी ने दिया है तो निश्चित रूप से उसको बेहतर अचीव करने का हर कोई प्रयास कर रहा है। देख रहे हैं आपके मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जिस ढंग से वहाँ पे समीकरण बैठाले जा रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि जो टारगेट है, खासतौर पे जो हिंदी भाषी राज्य हैं इनमें पूरा प्रयास है। उसके अलावा आप देखिए कि दक्षिण भारत में भी बहुत ज़बरदस्त मेहनत की जा रही है। तो इस बार मेरे को लगता है कि दक्षिण भारत हो, पश्चिम बंगाल हो, तो यहाँ पे जो है जो चुनावी परिणाम होंगे कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में ही दिखाई देंगे। मोदी जी का जो मैजिक थे, एक तरह से कहा जा रहा है कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या कई वजह है कि मोदी जी के अलावा जो दूसरे, अगर हम बात करें प्रदेश या भोपाल में जिस तरह का आज रोड शो हो रहा है, उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी जी से लोग मिलने के लिए तो आतुर है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि उनका जो मैजिक है वो कम होता है। नहीं, कैसे मैजिक का आकलन किस ढंग से करते हैं? आपका पैमाना क्या है? किस ढंग से आप कहेंगे कि किसी कहने से मैजिक कम क्या होता है? आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 165 सीट आ जाती है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की वो सारा मीडिया जो बता रहा था कि इसलिए है, लेकिन वहाँ पे छत्तीसगढ़ में सीट आ जाती है। राजस्थान में चमत्कार हो जाता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार आ रही है, तो ये मोदी मैजिक नहीं तो क्या है? पूरे देश में माहौल बना हुआ है, मोदी के प्रति लोग आकर्षित हैं। आप देखिए कि जब मोदी जी निकलते हैं तो चाहे महिलाओं का हो, युवाओं का हो, एक अलग माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया में आप देखिए कि एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व है, दूसरी तरफ नेतृत्व विहीन विपक्ष दिखाई दे रहा है। आप बताइए कि आज ही मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि टीएमसी और कांग्रेस आपस में ही साथ नहीं, कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि भैया हमारा जो गठबंधन है दिल्ली में, पश्चिम बंगाल है, हमारा कोई गठबंधन नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहाँ तक साथ निभेगा? लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना कि जिस तरह से विपक्ष का आरोप लगा रहा है, कांग्रेस है या दूसरे विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये, और कई राजनीतिक समीक्षकों का भी यही कहना है कि ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव आखिरी और अंतिम चुनाव होगा। अगर मोदी सरकार वापस आई तो पूरे देश में फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा। जैसे सूरत की हम बात करें, आज गुजरात के सूरत में आज एक जो बीजेपी कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए। देखिए, ऐसी स्थितियां आपको ध्यान होगा कि आज़ादी के बाद से बहुत सारी जगहों पे हुई। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। कांग्रेस के शासनकाल में भी ऐसी होता था। जब कोई पार्टी जब बड़ी मजबूत हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप ये भीतरघात, आप जब अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, कांग्रेस में यदि उनका कैंडिडेट विड्रॉ कर रहा है, इसमें आप सत्ता पक्ष की क्या गलती है? आप बताइए कि मान लीजिए कांग्रेस के व्यक्ति ने अपना विड्रॉल करा दिया, गलती कर दी, नामांकन दाखिल करने में गलती कर दी, तो उसमें किसी व्यक्ति पे आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? उस पर आरोप लगाने वाली बात ही नहीं। रही बात जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था शुरू से चलती आ रही है आज़ादी के बाद से, जिस ढंग से जब चुनाव हुए। और रही बात, ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, खासतौर पे वामपंथी जो लोग हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करें कि देश में ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आपको पढ़े लिखे हैं, आप राजनीतिक समझ रखते हैं, आपको लगता है कि इतना सरल है इस व्यवस्था को बदलना? बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और जो बार बार ये कहा जाता है कि मोदी जी का कई बार ये बयान भी आता है कि न मैं खाऊंगा न खाने। बिल्कुल सही, मोदी जी के ऊपर अभी तक कोई एलिगेशन नहीं है, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के एलिगेशन नहीं है। लेकिन जो दूसरे दलों के भ्रष्ट नेता हैं, जब वो कांग्रेस दूसरे दलों में रहते तो उनको भ्रष्टाचार के चार्जेस रहते हैं। कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद भ्रष्टाचार की जो करप्शन की जांच थी वो बंद हो गई। तो क्या इस तरह के जो भ्रष्ट नेता हैं उनको कांग्रेस से या दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल करके बीजेपी के जो जमीन से जुड़े नेता उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा? देखिए, निश्चित रूप से एक राजनीतिक रणनीति होती है। जब सामने वाले दल के पास जब उनके जो नेता होते हैं, जब उनको तोड़ दिया जाता है या उनको अपने साथ ले लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल कमजोर होता है। और इसी दिशा में, क्योंकि राजनीति आप जानते हैं कि राजनीति जो है वो इतनी सरल नहीं होती, साम दाम दंड भेद की राजनीति होती है। तो राजनीति का आकलन कर पाना, क्योंकि हम राजनीति के उस पार बैठे हुए हैं, हम इस प्रकार देख रहे हैं, लेकिन उसकी स्थितियां क्या रही होंगी, परिस्थितियां क्या रही होंगी, उस परिस्थितियों, जन हालातों के कारण जो है इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। क्योंकि निर्णय करने वाले लोग समझते हैं कि हमारा इसका लाभ नुकसान क्यों होगा। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब वो दूसरे दलों में होते हैं
उनके ऊपर आरोप भी लग रहे थे, लेकिन वो एक मास लीडर तो रहते हैं। तो उनके आने से कहीं ना कहीं देखिए, आप देखिए मध्य प्रदेश में अभी सुरेश पचौरी जी आए, उनके आने के बाद शशांक भार्गव आए, उनके समर्थक सुनील सूद जो महापौर हुआ करते थे वो आए। तो एक लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलती सुरेश है। पचौरी जी की बात कही है या सुनील सूद की बात कही है, सुरेश पचौरी जी जैसे नेता या सुनील सूद जैसे नेता जो धरातल पर जा चुके हैं, जिनका मतलब खुद एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाए सुरेश पचौरी जी, उनको बीजेपी की कैसे जरूरत पड़ गई? सुनील सूद पिछले 2 लंबे समय से एक महापौर का चुनाव हारने के बाद बिल्कुल धरातल पर चल रहा है। ऐसे नेता क्या बीजेपी का फायदा पहुंचा सकते? देखिए, निश्चित रूप से 2008 का चुनाव यदि आप देखते हैं तो बहुत कम अंतराल से चुनाव हारे थे। यानी विश्वास सारंग जब पहली बार चुनाव लड़े थे 2008 में, बहुत कम अंतर से सुनील सूद चुनाव हारे थे और विश्वास सारंग जीते थे। रही बात सुरेश पचौरी जी, इस देश के बहुत कद्दावर नेता हैं। ये बात अलग है कि वो निचले स्तर का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आप इस बात को निचले स्तर की बात करें, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े, पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। 2 बार विधानसभा, 4 बार के लोकसभा 4 बार के राज्यसभा सांसद रहे, उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री रही, उनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय रहा। तो ये तो कांग्रेस ने दिया ना उनको। देखिए, जो उनकी काबिलियत नहीं होती तो कांग्रेस क्यों देती? पीएमओ में काम देखा उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा कैडर है, पूरे देश के अंदर उनका बहुत बड़ा नेतृत्व है, ब्राह्मण समाज में उनकी स्वीकारोक्ति है। और यही वजह है कि कहीं उनको लगा होगा कि आत्मसम्मान उनका कहीं ठेस पहुंच रहा था, खासतौर पे जब उन्होंने कहा, मेरे तो बहुत निकट संबंध है, मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर का जो मामला था, जिस ढंग से कांग्रेस ने उसको इग्नोर किया, भाई आपको आमंत्रण अस्वीकार करने की क्या जरूरत थी? भाई आपको, यदि आपने मेरे को ईद में आमंत्रण दिया है तो मैं ना आ पाऊँ अलग बात है, लेकिन ये क्यों कहूँ कि मैं नहीं आऊँगा? ये कहाँ का वो है, ये रिवाज है? ये तो आपके सम्मान को मैं कहीं ना कहीं उस सम्मान को ठुकरा रहा हूँ, यानी मेरे संस्कारों में कहीं ना कहीं गलती है। तो यही वजह है कि आप देखिए कि लाखों की संख्या में आज जो कांग्रेसी भाजपा में आ रहे हैं, तो कांग्रेस की चूक है, कांग्रेस की चूक की वजह से आज लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जब जिस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी जी का आज राजधानी भोपाल में रोड शो चल रहा है और किस तरह की भीड़ उमड़ी पड़ी है, मोदी जी का डंका हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में बज रहा है। उनके मैजिक जो है, पूरा जादू है, उनको पूरे सर चढ़ के बोल रहा है पूरी दुनिया में। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फेमस हो चुकी है। फिर क्या जरूरत है कि दूसरे दलों को तोड़कर या दूसरे दलों के नेताओं को आयत करने की? योर भाई, आपने अपने 2 प्रश्नों में अलग अलग विरोधाभास किया। एक बार आपने कहा कि मोदी जी का मैजिक कम हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मोदी का जो जादू है सर चढ़ के बोल रहा है। भाई तो कहीं बावजूद आप एक बात बताइए कि क्या होता है कि व्यक्ति का मैजिक नहीं, संगठन काम करने वाला कैडर बेस्ड पार्टी है, निचले स्तर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसको जो कहीं ना कहीं संरक्षण देने वाली है आरएसएस जो काम करता है, तो उसके कितने विभिन्न संगठन है, विभिन्न प्रकल्प हैं, तो इसके साथ वो काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक रणनीति बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरे दल के नेता जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं उनको लाया जाता है। ये परंपरा कांग्रेस के समय भी चलती थी, भाजपा के समय भी चलती है, आने वाले समय में कोई दूसरी नई राजनीतिक दल भी जब आ जाएंगे तो वो परंपरा आपको देखने को मिलेगी। इसके पीछे कोई ऐसा नहीं, लेकिन आप इस बात को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। आपके 2 प्रश्न बड़े अच्छे थे। आपने कहा कि जो देश में मोदी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। जब यूपीए सरकार होती थी तो हम देखते थे रोज कोई ना कोई करप्शन का आरोप आता था, 2G घोटाला, 3G घोटाला, हम घोटाले से त्रस्त हो गए थे, रोज नई नई चीजें, और कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता था। लेकिन आज आप देख लीजिए, इन 10 वर्षों में सबसे बड़ी बात ये होगी, आप करप्शन मुक्त शासन हो गया है। सबसे बड़ी बात, हम तो आदिवासी बहुल जिले के रहने वाले हैं। अभी हम गए थे चुनाव के दौरान, पूरा भ्रमण किया, तो हमने देखा कि पूरा जीवन शैली बदल गई, लोगों के घर जो हैं एकदम पक्के हो गए। तो इतनी जबरदस्त बदलाहट, और खासतौर पे आदिवासी कह रहा है खुल करके मोदी के साथ वो पूरी तरह से तैयार है। तो उनको उज्ज्वला योजना का लाभ हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ हो, तो इन तमाम तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने अंतिम पंक्ति के लोगों के बारे में बहुत चिंता की है। आप देखिए कि जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए थे, आज आप देखिए रिकॉर्ड बैंक खाते हैं, हर आदमी के पास बैंक खाता खुला हुआ है। आज यूपीआई का उपयोग, आप देखिए डिजिटल पेमेंट का उपयोग यदि विश्व में कहीं हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। आज चाइना को हम पीछे छोड़ चुके हैं, आज चाइना को छोड़ करके हम आगे निकल रहे हैं। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है इतनी मजबूत होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर पे मोदी का जो जादू है वो किसी कारण से नहीं, क्योंकि 10 साल तक मैजिक बरकरार रखना बहुत कठिन होता है। अब आप चूंकि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं मध्य प्रदेश के, आप एक लेखक भी हैं, आप एक राजनीतिक समीक्षक हैं, जो ये मोदी का जो राजधानी जो दौरा चल रहा है, रोड शो चल रहा है, उसको राजनीतिक समीक्षक के रूप में किस नजरिए से देखते हैं और वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो आज ये जो रोड शो चल रहा है, इसका पूरा असर पूरे देश में पड़ने वाला है, क्योंकि देश भर में इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के जो
अन्य जो जगह, चूँकि आप 6 सीट देख चुके हैं जहाँ चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो सीटें रह गई हैं, 23 सीटों में चुनाव होना है, उसका सीधे-सीधे असर पड़ेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में भी असर पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा कि इसके पीछे एक और रणनीति हो सकती है कि मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बुलाया गया है, बात करने का प्रयास भी किया गया है, और ये 200 मंचों में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी 2-4 मंच ऐसे हैं जो उनके द्वारा स्वागत के लिए बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा और इसका संदेश दूर-दूर तक जाएगा। एक और सवाल था कि जैसे अब अगर भोपाल, राजधानी भोपाल के लोकसभा सीट की बात करें तो 40 साल से भाजपा के कब्जे में ये सीट है। 4 बार लगातार जो है रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे सुशील चंद्र वर्मा, वही एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जो जिन्होंने 4 बार इस लोकसभा सीट से भाजपा का नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया। सुशील चंद्र वर्मा के बाद हर बार जब लोकसभा चुनाव आता है कैंडिडेट बदल जाता है। सुषमा स्वराज जी यहाँ से सांसद रही, कैलाश जोशी जी यहाँ से सांसद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी यहाँ से सांसद रहे। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं हर 5 साल बाद जब भी चुनाव आते लोकसभा के कैंडिडेट, इसकी क्या वजह है? देखिए, निश्चित रूप से समाज में बदलाव आया। पहले आप देखेंगे कि कैलाश जोशी जी लगातार चुनाव लड़ रहे थे, लक्ष्मी नारायण पांडे जी चुनाव लड़ रहे थे, फग्गन सिंह जी लगातार चुनाव लड़ रहे थे। आप देखिए जबलपुर में जयश्री बनर्जी चुनाव लड़ती थी। तो ऐसे कुछ सीटों पे लंबे समय तक एक नेताओं का वर्चस्व बना रहा। लेकिन आप देखिए कि प्रयोग की बात आती है कई जगहों पे, जैसे यहाँ पे अब साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ाया गया, ठीक है, वो स्वास्थ्य कारणों से जो है इस बार चुनाव नहीं लड़ पाई। उसके पहले आलोक संजर जी को टिकट दी गई। आलोक संजर जी के बाद जो स्थितियां निर्मित हुई कि साध्वी प्रज्ञा को यहाँ से लड़ाया जाए, उनको अवसर दिया जाए। और देखिए वो जो चुनाव हुआ था पूरे विश्व की नज़र में था। विश्व का, मेरे को अच्छे से याद है कि कितने सारे चैनल, कितने सारी एजेंसीज विश्व की वो यहाँ बैठी हुई थी, वो कवर करने आई हुई थी। विश्व के लिए रोचक चुनाव था। तो कहीं ना कहीं जो भोपाल में साध्वी प्रज्ञा को लड़ा करके मैसेज दिया गया। दूसरा ये कि आलोक शर्मा बहुत संघर्षशील का कार्यकर्ता रहे हैं। आप जैसे पहले आपने कहा, वो उस सीट से चुनाव लड़ते रहे जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहाँ आरिफ अकील लंबे समय तक रहे, आज उनके बेटे का कब्जा है। तो आप देखिए कि उन्होंने कार्य करके आरिफ अकील ने अपनी एक स्थिति बनाई थी और उसके सामने जाकर के लड़ने को तैयार, यानी आप सोचिए कि डंपर से टकराने को तैयार आलोक शर्मा थे। तो उनका त्याग था पार्टी के प्रति। कुल मिलाकर ये कैसे जा सकता है कि आलोक शर्मा जो विधानसभा में जाना चाहते थे, सदन में जाना चाहते थे, 2 बार, एक बार पिता आरिफ अकील ने से चुनाव हारना पड़ा उनको, एक बार बेटे से आरिफ अकील से चुनाव हारना, लेकिन कहीं ना कहीं अब जाके उनका जो सदन में जाने का, छोटे सदन में नहीं भले ही बड़े सदन में जाने का सपना पूरा होने वाला है। देखिए निश्चित रूप से जुबेर भाई, एक राजनीतिक के लिए सपना क्या होता है? यदि आप काम करेंगे तो आपको लगता है कि आप किसी बड़े बैनर में एडिटर बन के काम करेंगे, या कोई राजनेता जो होता है तो उसके मन में सपना होता है कि वो कोई विधायक बने और सांसद बने। तो ये एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसमें व्यक्ति तय नहीं करता है, वो संगठन तय करता है कि क्या मिलना है। आलोक शर्मा ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मेरे को यहाँ से टिकट मिलेगी। एक से एक दावेदार थे, बड़े बड़े लोग यहाँ से प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट थी। इसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी नाम आ रहा था, वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा, उनका भी नाम आ रहा था कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और भी ऐसे कई नाम आ रहे थे जिनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता था। लेकिन ऐसे में आलोक शर्मा का नाम आकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका त्याग था, तो पार्टी ने, संगठन ने, सारे लोगों ने इस बात को सोच करके उनको अवसर दिया। तो मेरे को लगता है कि ये आलोक शर्मा के जो कर्म रहे हैं, उनके जो प्रयास रहे हैं, उनका जो संघर्ष रहा है, उसका प्रतिफल उनको देखने को मिल रहा है। और वो निश्चित रूप से मेरे को लग रहा है कि एक बड़े अंतराल के बाद मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो विदिशा के बाद मध्य प्रदेश का ये भोपाल राजधानी एक ऐसी सीट होगी जहाँ बहुत बड़ा अंतर देखने को आपको चुनाव मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और राजनीतिक समीक्षक कृष्ण झा, जिनसे आज हम चर्चा करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके राजधानी भोपाल में रोड जो चल रहा है, रोड उसको लेकर रोड शो तो जारी रहेगा, लेकिन हम चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद।